हाय गाइस, दिस इज निकिता और आज पाकिस्तान का हर सिटीजन पीएम मोदी को अपना पीएम बनाना चाहते हैं। सबसे बेस्ट कौन? मोदी है, वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। आज की पाकिस्तान की स्थिति तो हम सबको पता है, लेकिन पाक का इकोनॉमिक कोलैप्स से सिर्फ वहाँ पे बढ़ रही मोदी पॉपुलैरिटी के पीछे की वजह नहीं है। इसका असली जवाब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ही है। एक्चुअली पिछले 75 इयर्स में पाकिस्तान में लगभग 7 गवर्नमेंट करप्शन चार्जेस पर डिसमिस हुए हैं। 2016 में लीक हुए पनामा पेपर्स ने तो पाक गवर्नमेंट के करप्शन का फर्स्ट फेज दुनिया के सामने रखा था। वो करप्शन सागा 1988 से 2022 की इमरान खान की गवर्नमेंट तक चल ही रहा था। इसकी शुरुआत 1988 की बेनजीर गवर्नमेंट से हुई, जब उन्हें इलेक्ट होने के 2 साल के अंदर ही करप्शन चार्जेस पर डिसमिस कर दिया गया, जबकि बेनजीर की पॉलिटिकल पार्टी का करप्शन मिटाना मेन मोटिव था। लेकिन पाकिस्तान की जनता ने 1993 में फिर से बेनजीर को वापस से मौका देते हुए फिर से पीएम बनाया, बट उन्होंने इस ट्रस्ट का भी मिसयूज करते हुए अपने हस्बैंड आसिफ अली जरदरी को एक न्यूली क्रिएटेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर पर प्लेस कर दिया। ये चार्ज लेते ही जरदरी मिस्टर 10% के नाम से इनफेमस हो गए, क्योंकि उन्होंने डिफेंस हो, एविएशन हो, मिलिट्री हो, जो भी सेक्टर हो, हर एक डिपार्टमेंट का एक कमीशन रेट फिक्स कर रखा था। इस कमीशन को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट फाइल्स पर एक येलो स्टिकी नोट लगाया जाता था, जिन पर कमीशन का अमाउंट मेंशन होता था। एंड डील क्रैक होते ही ऑफ कोर्स वो स्टिकी नोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। पनामा पेपर्स के अकॉर्डिंग बेनजीर जरदरी की इस जोड़ी ने ये कमीशन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और दुनिया भर के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी किया, जैसे कि लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट्स, नॉर्मंडी फ्रांस में $2.5 मिलियन का आलीशान मैंशन हाउस ऑफ व्हाइट क्वीन एंड फ्लोरिडा यूएस में $4 मिलियन का पोलो रैंच। सो नीडलेस टू से पाकिस्तान में ये बहुत ही राइजिंग सेंटिमेंट है कि अपने पोजीशन का मिसयूज करके ही आज भुट्टो फैमिली पाकिस्तान की सबसे रिचेस्ट फैमिली बन चुकी है। भुट्टो फैमिली ने अपने पैसे और पावर से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमेशा से डोमिनेट किया है। इस फैमिली से अब तक 2 पीएम, 2 प्रेसिडेंट और 1 फॉरेन मिनिस्टर हुए हैं। बेनजीर के पिता प्रेसिडेंट और पीएम थे और उनके हस्बैंड आसिफ अली जरदरी भी प्रेसिडेंट बने। इवन प्रेजेंट शरीफ गवर्नमेंट में उनके बेटे बिलावल भी फॉरेन मिनिस्टर है। एंड ये सिर्फ भुट्टो फैमिली के साथ नहीं है, शरीफ फैमिली के साथ भी है। नवाज 3 बार 1990, 1997 और 2013 में पीएम बने थे। इन तीनों भी टर्म्स में से 2 बार उनके सरकार को करप्शन चार्जेस पर हटा दिया गया। फर्स्ट टाइम तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फेक कुछ ऑफशोर शेल कंपनीज के केस में उनको दोषी पाया। 2018 में दूसरी बार तो एक एंटी करप्शन कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन 2019 में कुछ मेडिकल ग्राउंड्स का बहाना बनाकर उन्होंने बेल ले ली और वो ट्रीटमेंट के लिए लंदन चले गए, बट कभी वापस आज तक नहीं आए। पाकिस्तानी पुलिस आज भी अपने फॉर्मर पीएम को ढूंढ ही रही है, बट हाँ, ये जो फैमिली के डायनास्टीज का जो सिलसिला था पाकिस्तान में, ये कहीं ना कहीं 2018 में टूटते हुए दिखाई दिया, जब पाकिस्तान की जनता ने फाइनली एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लीडर इमरान खान को अपना देश का न्यू पीएम बनाया। बट आज इमरान खान को भी पाकिस्तान के पूरे हिस्ट्री का सबसे करप्ट लीडर माना जा रहा है। सो ऑफ कोर्स ये जो मनी कॉन्स्टेंटली साइफन हो रहा था इकोनॉमी से, इस लूट से, इस पॉलिटिकल लूट से पॉलिटिशियंस को तो काफी प्रॉफिट हुआ ही है, लेकिन प्राइस पे किया देश की इकोनॉमी ने। साल दर साल उनकी इकोनॉमी इतनी वीक हो गई है कि आज पाकिस्तान को चलाने के लिए गवर्नमेंट को एम्बेसीज को बेचने की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा बढ़ते एक्सटर्नल डेट और घटते फॉरेक्स रिजर्व्स का असर पाकिस्तानी करेंसी पर इतना पड़ा है कि आज पाकिस्तानी रुपीस $1 इक्वल्स टू 288 पर पहुंच चुका है, जो 2014 में कुछ $1 इक्वल्स टू 106 पाकिस्तानी रुपीस पर था, और इसीलिए पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट $126 बिलियन हो चुका है। लेकिन इस इकोनॉमिक कंडीशन में पाकिस्तान को लोन भी नहीं मिल सकता है। IMF ने भी केवल $1.1 बिलियन का ही वादा किया है, वो भी कॉस्ट कटिंग कंडीशंस के साथ। सो कहीं ना कहीं प्रेजेंट पाकिस्तानी लीडरशिप में उनकी देश की जनता को कोई होप नहीं दिख रही है। इसीलिए अभी लोग मोदी को पाकिस्तान का पीएम बनाना चाहते हैं, जिससे उनके देश की हालत बदल सके। बिकॉज ऑन दी अदर हैंड 2022 में ही इंडिया यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इस कंडीशन के पीछे वहाँ के पॉलिटिशियंस ही नहीं, वहाँ की मिलिट्री का भी उतना ही हाथ है। पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स है, एक इस्लामाबाद का पॉलिटिकल और दूसरा रावलपिंडी का मिलिट्री, और दोनों ही करप्शन में डीपली इन्वॉल्व्ड है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हर टर्म का आर्मी जनरल भी हाईली करप्ट रहा है। 2017 से 2022 तक रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, इन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का चेयरमैन रहते हुए ट्रिलियंस पाकिस्तानी रुपीस का फ्रॉड किया है, जिसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। मतलब नवाज ने उन्हें अपॉइंट किया और एक्सटेंशन इमरान ने दिया। इसके अलावा 2012 से 2019 तक आर्मी के टॉप पोस्ट पर रहे लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा पर अमेरिकन पिज्जा फूड चेन पापा जोन्स में मिलियंस डॉलर्स के सीक्रेट इन्वेस्टमेंट करने का इल्जाम लगाया गया, जिसके लिए उन्हें जनरल पापा जोन्स भी बुलाया जाता था। इनफैक्ट 90s के टाइम तो आर्मी और ISI चीफ साथ में मिलकर नार्कोटिक्स एम्पायर चलाते थे, जिसके पैसों से इंडिया में टेररिज्म को फंड किया जाता था। एंड ये टॉप टू बॉटम करप्शन पाकिस्तानी आर्मी का एक कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है।
रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहाँ की आर्मी किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग ऐसे नेटवर्क्स जैसे बहुत ही इलीगल वर्क्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। एंड दैट इज वाई इट इज सो इजी टू गेस कि जहाँ की मिलिट्री ऐसे कामों में इन्वॉल्व है वहाँ की सिक्योरिटी का क्या हालत होगी। यूएन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब से तालिबान ने अफगानिस्तान रिकैप्चर किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स 52% से बढ़ गए। लेकिन पाकिस्तान आज भी इंडिया और मोदी को लेकर एकदम ऑब्सेस्ड है, जबकि इंडिया ऑन दी अदर हैंड अब एक ग्लोबल लीडर बनने के रास्ते पर है और इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर ग्लोबल हो चुकी है। लेकिन पाक आर्मी अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं है और इसीलिए उनके सिटीजन्स तहरीक के तालिबान के अटैक्स में कॉन्स्टेंटली मारे जा रहे हैं। मतलब आए दिन आप देख लो कितनी खबरें आती है पाकिस्तान से, लेकिन पाक गवर्नमेंट तो टीटीपी को थ्रेट तक नहीं मानती है। इमरान खान का खुद का कहना है कि वो कुछ ब्रेन वॉश्ड पाकिस्तानी है जिनकी घर वापसी हो जानी चाहिए। बट अगर इंडिया की बात करें तो अभी हमारे देश ने टेररिज्म को लेकर अपना स्टांस बहुत ही क्लियर किया है, विद टाइम चेंज भी किया है। उरी और बालाकोट में जिस तरह टेररिस्ट को उनके ही लैंग्वेज में जवाब दिया गया, उससे भारतीय प्राइम मिनिस्टर को लेकर लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड अगर देखा जाए तो ओवर द पीरियड पाकिस्तान की पॉलिसीज को हमेशा किसी बड़े देश ने ही डिक्टेट किया है। जैसे कि डबल थिंक लैब की रिपोर्ट को ही ले लो, जो कंट्रीज पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को मेजर करती है। उनके रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि पाकिस्तान चाइना से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, इतना कि पाक की फॉरेन पॉलिसी 82% और आर्मी 80% चाइनीज इन्फ्लुएंस्ड है, जिसकी वजह हम सब जानते हैं, चाइनीज लोन, चाइनाज डेट ट्रैप। वो लोन जो एक डेट ट्रैप बनकर चाइनीज ग्रिप को पाकिस्तान में और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। 2013 से 2021 के बीच पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट में चाइनीज शेयर्स 9.3% से बढ़कर आज 25% हो चुका है। पाकिस्तान के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चाइना $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो अल्टीमेटली एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डेट्स और ये इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली प्रॉफिट चाइना को होने वाला है, ना कि पाकिस्तान को। और इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स तो राइट अवे पाकिस्तान को चाइनीज कॉलोनी तक कह रहे हैं। ऐसे ही कुछ सिमिलर हालत 1979 में सोवियत अफगान वॉर के टाइम देखने को मिली थी, जब यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने पाकिस्तान को $400 मिलियन का ऑफर किया था। लेकिन प्रेसिडेंट जिया उल हक ने $400 मिलियन को पीनट्स कहते हुए वो पैसे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यूएस फ्यूचर में ज्यादा पैसे ऑफर करेगा। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने अफगानिस्तान में अमेरिका को हेल्प करने के लिए पाकिस्तान को $3 बिलियन का इकोनॉमिक असिस्टेंस और $2 बिलियन का मिलिट्री एड प्रोवाइड किया था। एंड इसीलिए अगर देखा जाए तो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान को मिलने वाले फॉरेन एड में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन इन डॉलर्स ने केवल पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री जनरल्स की ही जेब को गर्म किया है। इन पैसों का फायदा अवाम को, वहाँ की पाकिस्तान की आम जनता को नहीं हुआ है। इन शॉर्ट, टू नेशन थियरी को सपोर्ट करके बने एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान आज लगभग सारे फ्रंट्स पर फेल हो चुका है। एक तरफ रिलीजन के बेस पर बनाया हुआ एक नया देश ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ही बंगालीज को लेकर ईस्ट पाकिस्तान में मूवमेंट स्टार्ट हो गया और एक सेपरेट कंट्री बनने की डिमांड उठने लगी। वही इंडिया में सरदार पटेल की लीडरशिप में 348 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक नेशन बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। बट सिर्फ इतना ही नहीं, 1951 में जब इंडिया अपने पहले IIT का फाउंडेशन रख रहा था, तब पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान के इस कंडीशन के लिए फॉरेन पावर्स, मिलिट्री और पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना काफी इजी है। बट जरा सोचो, अपने देश को बेटर बनाने के लिए सिटीजन्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्या? एक देश वहाँ के देशवासियों के बिना कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वहाँ पर देर अभी भी नहीं हुई है। मे बी अगर वहाँ के सिटीजन्स अभी थोड़े जागरूक हो जाए तो कुछ चीजें हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? एंड इसके अलावा आपको पाकिस्तानी डाउनफॉल के क्या रीजंस लगते हैं? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। क्योंकि अभी रिसेंट की न्यूज ये है कि अब तो पाकिस्तान इंडिया में वापस इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, खालिस्तान मूवमेंट को फिर से एक्टिवेट करके। अभी जो खालिस्तान मूवमेंट आप देख रहे हो, इसमें ISI का फुल सपोर्ट है। इस डिटेल स्टोरी को हमने एक दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।